तो आज का लेक्चर है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ले सकते हैं। और ये जो है इसको जो है डिवाइड किया है दो टाइप्स में। एक हो गया इसका एक्यूट पार्ट, एक हो गया क्रोनिक पार्ट। कल हमने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। किडनी रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनके अंदर ये दो डिजीजेस बच्चों में सबसे ज्यादा मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हमने पढ़ा था काफी कुछ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ही के कारणों के ही जैसा है। इसमें बस फर्क किया जाता है कि इसमें हीमेचूरिया हो जाती है, ठीक है। वहां क्या प्रोटीनूरिया हो रहा था और इसमें हीमेचूरिया होने लगती है धीरे धीरे। तो आगे बढ़ के समझते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एक्चुअली होता क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरेन्काइमल रीनल पैरेन्काइमा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स है जो जाकर के कहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो ग्लोमेरुलस जो है वहां पर जाके, जो रेडिश आप एरिया देख रहे हैं उस प्रकार के वहां पर डिपॉजिट होते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ओके, इनके कारण से चार चीजें होती है। कौन कौन सी चार चीजें होती है? ओलिगोयूरिया, हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन और इडिमा। ओके, वहां पर क्या हो रहा था? प्रोटीनूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और इडिमा, ठीक है। ये तीन लक्षण वहां पे होते थे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ओलिगोयूरिया हो रहा है, कम यूरिन हो रही, हिमेचूरिया हो रहा है, हाइपरटेंशन। यहाँ पर हाइपरटेंशन परसिस्टेंट है, यहाँ पर हाइपरटेंशन हो रही थी, यहाँ पर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन लगातार, उसका बीपी लगातार बढ़ा ही रहेगा। और इडिमा होगा, इडिमा का मतलब वहां पे सूजन आपको मिलेगी, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन जो है मोस्ट कॉमन होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसके अलावा कुछ और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो कि नॉन स्ट्रिप्टोकोकल है, जैसे कि टाइफाइड, सिफिलिस, स्मॉल पॉक्स। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर इसमें मम्स, मीजल्स, इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब भी हो सकते हैं। ऑटो इम्यून कॉज भी बहुत होता है। ऑटो इम्यून कॉज में आपको एसएलई, एसएलई का मतलब सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है। फिर गुड पास्चर सिंड्रोम और हेनॉक्सॉलिन पर्पुरा, ये भी तीन चीजें आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में मिलेंगी। जीबी सिंड्रोम, गुलन बारे सिंड्रोम जो है वो आपको वायरल डिजीजेस में मिलेगा, ठीक। ये सारे कारण होते हैं जो जिसके कारण वहां पर इम्यूनिटी का कॉम्प्लेक्स, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना होता है वो जाकर के वहां डिपॉजिट हो जाता है। ओके, और ये डिपॉजिट होने की वजह से क्या वहां डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और धीरे धीरे वहां पे हिमेचूरिया शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं वहां पे बाउमन कैप्सूल और नेफ्रॉन्स का एक जो है पिक्चर दिखाया गया है। उस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से उस जगह पर वहां पे कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठा हुए हैं और उनकी वजह से वहां इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का फर्क यहाँ पर यही है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें जो चीजें हो सकती हैं उनमें इनको एक्सप्लेन थोड़ा किया गया है। कॉमन सिम्टम क्या है? ओलिगोयूरिया, यूरिनरी आउटपुट लेस देन 400 पर ml पर डे, एक दिन में केवल 400 ml यूरिन से भी कम आना। स्पाज्म इन द आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स के अंदर स्पाज्म हो जाना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑब्लिटरेशन ऑफ द ल्यूमेन बिकॉज ऑफ द एडिमा, बहुत सारे जो ल्यूमेन्स हैं वहां पे ऑब्लिटरेट हो जाना, आगे चीजों का पास डाउन ना हो पाना बिकॉज एडिमा। क्रिसेंट फॉर्मेशन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिसेंट किस चीज का? जो ये एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स है उनकी वजह से क्रिसेंट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये सारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द ल्यूमन, ये एक और नया चीज होता है, वहां पे उन ल्यूमेंस में सोडियम एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी परसिस्टेंट हाइपरटेंशन बनी हुई रहती है। हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे के केसेस में इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन बन जाता है। इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, फ्लाइट फ्लाइट वाला मोड हमेशा बना रहता है। फिर इंक्रीज्ड आर्टीरियल स्पाज्म, ठीक है, स्पाज्म, आर्टरी के स्पाज्म भी वहां पर बढ़ जाते हैं। इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, सिंपल बात है, हाइपरटेंशन रहेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा तो वहां पर क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, ये सारे कारणों की वजह से क्या होगा? वहां पे लगातार बढ़ा हुआ एक हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर वहां पे बढ़ा रहेगा। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इन्होंने बताया ये जो हाइपरटेंशन था वो ट्रांजिएंट था, होता था और फिर चला जाता था, लेकिन यहाँ क्या है? परसिस्टेंट। तो डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स है ट्रांजिएंट एंड परसिस्टेंस। इडिमा, इडिमा क्या है? ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, बोला ना सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तो मैंने हमेशा बताया कि सोडियम के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है और उसकी वजह से वहां इंजरी हो जाती है। कहां पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर लूप में। वैसोडाइलेशन ड्यू टू द सर्कुलेटिंग अननोन बॉडीज, कुछ अननोन बॉडीज जो है सर्कुलेटिंग बॉडीज वहां पे वैसोडाइलेशन कॉज कर रहे होते हैं और परमिएबिलिटी जो है वहां पे उसकी वजह से चेंज हो जाती है। ओके, तो इस वजह से धीरे धीरे वहां पे एडिमा होने लगता है। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन एंड डेन्यूडेशन ऑफ द मसल्स, वहां पे जो हमारे बोमेन्स कैप्सूल और वहां पे आप देख रहे हो जो ग्लोमेरुलस है, वहां पर क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है कि जो ब्लड उसके लिए गया है वहां पर उसका शेडिंग होने लगता है, डेथ एंड शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद द रप्चर ऑफ ब्लड सेल्स, वहां पे रप्चर ऑफ ब्लड सेल्स शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एपिथेलियल सेल्स जो है वो खत्म होने लगते हैं। इनिशियली माइक्रोस्कोपिक बट लेटर मैक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया दिखने लगता है। पहले क्या होता है कि हिमेचूरिया को आप ऐसे नहीं देख सकते थे, लेकिन चूंकि धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन और होते रहता है तो वहां पर कैसा होता है? हिमेचूरिया मैक्रोस्कोपिक, मतलब इजीली माइक्रोस्कोप से दिखने लग जाएगा, ऐसा हिमेचूरिया होने लगता है।
फिर कॉमन एज ग्रुप कहां से कहां तक है, 2 to 12 ईयर, और 2 साल के पहले तक ऐसा कम ही दिखता है। क्योंकि वहां पे एक तो इतनी जल्दी कोई भी ऑटोइम्यून इश्यूज जो होते हैं तो 2 साल के बाद ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर दूसरा 2 साल से 12 साल तक का जो पीरियड होता है वहां पे कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, अनहाइजीनिक होने की वजह से या फिर बहुत कम इम्यूनिटी होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि 2 साल तक तो बहुत ज्यादा प्रेसेंटल इम्यूनिटी हमारा साथ देती है, उसके बाद नहीं देती है। कॉमन इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में अमूमन हाइजीन बहुत अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो आप यूरिन के 2 कलर्स देख रहे हैं, एक हेल्दी और अनहेल्दी यूरिन, जिसमें हेमेचूरिया हो रखा है, तो ऐसा कॉमन है, पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं, और चूंकि बहुत कॉमन नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो कई बार मिस्ड भी हो जाता है, हम उसकी डायग्नोसिस सही नहीं बना पाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि दैट मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट ये होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, और कई बार ये बातें छूट जाती हैं, तो हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर हिमेचूरिया हो रहा है तो द बिगेस्ट और द मेन कॉज इज व्हाट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। फिर आते हैं सीजनल इंसिडेंट्स, विंटर में ज्यादा होता है और रेनी सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसी यही समय होता है जब बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर रहे होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के बैक्टीरिया इसमें होते हैं, एक सीरोटाइप 12 जो स्ट्रिप्टोकोकस का है, दूसरा सीरोटाइप 49 स्ट्रिप्टोकोकस का है। ये दोनों बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अब ये होता है कि वो बेसिकली टाइप 3 इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्सेस ये सब होते हैं, और ये जाकर के जो भी रिएक्शंस होते हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं यही सब ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होता है। फिर होता क्या, मैक्रोस्कोपिक, बोथ किडनीज गेट इनलार्ज। सबसे पहले क्या होता है फर्क, वहां पे दोनों प्रकार की किडनीज इनलार्ज हो जाती है और ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है। फिर माइक्रोस्कोप, ग्लोमेरुलाई गेट्स इनलार्ज्ड एंड फिल्टर विद पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड देयर विल बी एपिथेलियल क्रिसेंट। तो क्योंकि वहां पे बहुत सारे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां धीरे 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 डिपॉजिट होते हुए वहां पे एपिथेलियल क्रिसेंट या एक लेयर जैसी बना देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो सकता है, पफिनेस ऑफ द फेस इन द मॉर्निंग विच डिक्रीजेस एज द डे एडवांसेस। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो पफिनेस जो है वो कम हो जाती है, स्पेशली पेरी ऑर्बिटल एरिया के ऊपर, यहाँ पर उसकी पफिनेस ज्यादा दिखती है। फिर इडिमा इन द फेस एंड फीट, फेस और फीट में इडिमा मिलता है। फिर ओलिगोयूरिया, रेगुलर बात कही जा रही है, ओलिगोयूरिया मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, हेमेचूरिया मिलेगा। ओके, ब्रेथलेसनेस ड्यू टू द हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेल्यूर, बहुत सारा हाइपरटेंशन रेगुलर होने की वजह से वहां पर ब्रेथलेसनेस हो सकती है, और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से वहां पर हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है। इसके अलावा फीवर एंड एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वहां पर हो सकता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जैसे हमने बताया एएसओ टाइटर करते हैं। एएसओ टाइटर किस लिए किया जाता है, जब वहां पर स्ट्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन कभी हो रखा हो तो उसकी वजह से सीरम के अंदर एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन जो है वो वहां पर मिलना शुरू हो जाता है, तो वहां पर आपको एलिवेटेड एएसओ टाइटर मिलेगा। फिर हाइपो कॉम्प्लीमेंटिनेमिया, ठीक है, वहां पे जो आपको प्रोटीन कम मिल सकता है, ठीक है, और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट इश्यूज जो होते हैं, जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी कम दिखेंगे, ठीक है। तो मेन डायग्नोसिस आपकी क्या होती है, एएसओ टाइटर को लेकर हमको चेक करना होता है कि एएसओ टाइटर रेज्ड तो नहीं है, ठीक है। और एएसओ टाइटर कहां करते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस में, ठीक है, वहां पे एएसओ टाइटर और ये सब चीजें देखी जाती है, क्योंकि रूमेटिक आर्थराइटिस या रूमेटिक फीवर का भी मेन कॉज कौन है, रूमेटिक ये स्ट्रिप्टोकोकस है। तो स्ट्रिप्टोकोकस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है एएसओ टाइटर करना। इन्वेस्टिगेशंस में ही आगे क्या देखेंगे, हीमेचूरिया तो नहीं हो रहा है, एपिथेलियल कास्ट तो नहीं प्रेजेंट है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, और टी कलर्ड यूरिन इस तरह की तो नहीं दिख रही है हीमेचूरिया के कारण। डिक्रीज्ड क्वांटिटी में तो नहीं है, क्वांटिटी कुछ कम तो नहीं है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी उसका प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन ये बढ़ा तो नहीं है, ठीक है। ये सारी हमको चीजें देखनी पड़ेंगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हमको पहले रीजन को देखना है क्या कारण से हुआ है, और दूसरा हमको ये देखना है कि प्रेजेंट कंडीशन बॉडी की क्या क्या है। तो रीजन क्या देखा हमने, एएसओ टाइटर कराया, और कंडीशन में क्या देखा हमने, हीमेचूरिया कराया, एपिथेलियल कास्ट कराया, यूरिन का कलर देखिए, रूटीन माइक्रोस्कोपी। इसमें टेस्ट सबसे पहले हम कौन सा लिखते हैं, यूरिन आर एंड एम, ठीक है, ये टेस्ट इसके अंदर लिखा जाता है, यूरिन आर यानी रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। ये सारी चीजें यहाँ से पता लग जाती है, सिंपल टेस्ट है, 10-20 रुपए 30 रुपए का टेस्ट हो जाता है कहीं से भी, और उससे ये सारी चीजें हमारी निकल के आ जाती है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन के लिए दूसरा टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं जो है ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बोलते, सिंपल लिख के देते हैं ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, यूरिन या फिर यूरिन आप किडनी प्रोफाइल का भी करवा सकते हो, ठीक है। ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन या फिर किडनी केएफटी या किडनी प्रोफाइल टेस्ट आप करा सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट बहुत ही इजी है, एंटीबायोटिक्स आपको देना है, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है अगेंस्ट स्ट्रिप्टोकोकस, और 10 डे कोर्स रिक्वायर्ड, आपको 10 दिन का कोर्स करना पड़ सकता है, 4 से लाख यूनिट्स आपको देनी पड़ेंगी आईएम और पर डे जो है इसको लगभग 10 दिन के लिए। सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग क्या दे सकते हैं, वो हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, कितना देना है 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से 10 दिन तक। हाइपरटेंशन अगर हो रखी है तो निफेडिपिन जैसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। इडिमा हो रखा है तो सॉल्ट फ्री ड्राइट और फ्रूसेमाइड, एक लेसिक्स ये क्या है वो है ये एक हाँ ठीक है, तो ये ड्रग है, इसको आप दे सकते हो, ठीक, ये यूरिन को बढ़ाएगा और धीरे धीरे जो है उसका ब्लड प्रेशर को कम करेगा। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, लो प्रोटीन डाइट देना है, यूरिया इंक्रीज करेगा इसलिए प्रोटीन डाइट, ऐसा नहीं यहाँ प्रोटीन यूरिया हो रहा है लेकिन फिर भी हम इसको क्यों मना कर रहे हैं, हल्की या बैलेंस प्रोटीन देने के लिए, क्योंकि वहां पर यूरिया
बढ़ेगा। इसलिए हमको प्रोटीन डाइट लो करनी है या फिर बैलेंस्ड करनी है, ज्यादा लो भी नहीं, बैलेंस करनी है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग डाइट, कोई भी पोटेशियम कंटेनिंग डाइट हमको नहीं, क्योंकि पोटेशियम लेते हैं तो साथ में फिर से सोडियम आता है इसलिए हमको कम करना है पोटेशियम कंटेनिंग डाइट। 95% ऑफ द पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट में गुड प्रोग्नोसिस रहती है अगर प्रॉपर्ली उसका इलाज हो गया, स्पेशली इन्फेक्टिव। ठीक है, जहां इन्फेक्टिव ओरिजन है वहां अगर अच्छा इलाज हो जाएगा, अच्छी एंटीबायोटिक मिल जाएगी, तो आपको बढ़िया प्रोग्नोसिस मिलेगी। हेमेचूरिया कम्स डाउन आफ्टर 3 वीक्स, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया परसिस्ट फॉर मंथ्स टुगेदर। बहुत दिनों तक जो है सब सही होने के बाद भी माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया मिलता ही रहता है। ठीक है, तो मतलब हमको देखते रहना पड़ेगा कि वो सही हुआ कि नहीं। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस कारण से हुआ, इन्फेक्शन के कारण हुआ, और दूसरा कारण क्या था, ऑटो इम्यून के कारण हुआ। अब हम आते हैं उसी चीज का क्रॉनिक फेज। जब फेज क्रॉनिक हो जाता है तो क्या होता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी वही बात वही है, बस ये क्या है, धीरे धीरे ये केस कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक की तरफ। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी क्रॉनिक की तरफ, तो पेशेंट में भी एसिम्प्टोमेटिक डिजीज डिटेक्टेड व्हेन फेलियर टू थ्राइव, परसिस्टेंट एनीमिया उसको मिलेगा, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन मिलेगा, फिर एडिमा, नॉक्चूरिया, रात में यूरिन उसको लगेगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस हिमेचूरिया मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस हिमेचूरिया माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया में फर्क क्या है कि वहां यूरिन तो साफ दिखेगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया हो रहा होगा, लेकिन ग्रॉस के अंदर कलर भी चेंज मिलेगा। बोन पेन डिफॉर्मिटीज, तो इतना सारा चीज जा रहा है तो कहीं ना कहीं बोन पेन और ये सब भी आपको मिलेगा। हमको डायग्नोसिस डिफरेंशियल करनी होती है। कोई भी हमको अगर डिजीज बनती है, कोई भी होता है, तो हम सीधे डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते, हमको पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी होती है, स्पेशली क्रॉनिक केसेस के अंदर। तो प्रेजेंट एनीमिया अगर है तो फिर आपको उसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखनी होगी। ग्रोथ रिटार्डेशन अगर हो रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहीं ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, किसी बच्चे को हाइपरटेंशन अलग से ही हो रहा हो तो भी हमको ये देखना पड़ेगा। फिर रेडियोलॉजिकल स्केलेटल चेंजेस आपको देखने होंगे कि किस तरह से कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आप क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आपको मिले, आपको इन बातों को भी ध्यान रख के डायग्नोसिस को के ऊपर जाना होगा। करेंगे क्या, तो अगर क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो आपको प्रोटीन यूरिया देखना पड़ेगा, हिमेचूरिया देखना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी कास्ट को देखना पड़ेगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लो एंड फिक्स्ड, ये सब हमको देखना पड़ेगा। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन को देखना पड़ेगा, ज्यादातर केसेस में रेज्ड होता है। जीएफआर लेस देन 30 ml पर मिनट पर 1.73 स्क्वायर मीटर, ये जो है ये आपके ग्लोमेरुलस होता है उसके पर्टेनिंग जो लेंथ है उसके अनुसार बता रहा है कि जीएफआर 30 ml से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यूरिन के एनालिसिस में देखनी है। फिर समझ लेते हैं एक बार, प्रोटीन यूरिया देखना है क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वहां जो एरिया डैमेज हो जाएगा तो प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो हिमेचूरिया होगा, और ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो डब्ल्यूबीसी कास्ट भी निकलने लगेगा। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो देखनी पड़ेगी। फिर ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन भी उसकी वजह से इफेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे किसका डैमेज हो गया है, किडनी का डैमेज हो गया, जो कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बना रही थी, और बहुत ज्यादा जीएफआर गड़बड़ होने लगेगा तो वो भी हमको देखना होगा, जीएफआर जो है वो भी प्रॉपर अब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यूरिन एनालिसिस में देखना है। आपने देखा कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी डायलेटेड थी, इनलार्ज थी, और यहां पर क्या हो गया, किडनी स्मॉल हो गई। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे वो अब उस चीज पे चलता ही जा रहा है सामान। तो अब उसने क्या किया, पहले तो लड़ाई करी और लड़ाई नहीं हो पाया तो फिर उसमें वो पीछे हटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किडनी जो है वो अब पहले से नॉर्मल से अब स्मॉल हो गई है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है ना क्रॉनिक नेफ्राइटिस का, बस जो भी समस्याएं सामने आती जाती हैं उस हिसाब से आपका वहां पे डायग्नोसिस हो जाती है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या होता है, वहां पर फोकल डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं विद सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड रेयरली ग्लोमेरुलाई। तो और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है पूरी किडनी नहीं इन्वॉल्व होती, कहीं कहीं डिफ्यूज फोकल, या मतलब अगर पूरी किडनी है तो कहीं कहीं ये सब समस्या हो रही है। अभी एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ा तो पूरी किडनी इन्वॉल्व हो रही थी, पर यहाँ पर पूरी किडनी ना इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है, फोकल डिफ्यूज, फोकल हो या डिफ्यूज्ड हो, ठीक है, रिएक्शंस होते हैं और सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स रहता है। ठीक है, फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन और ड्रग की वजह से होता है, कोई ड्रग ऐसी मिल गई हो जिसकी वजह से, तो क्या क्या ड्रग्स ज्यादा दिक्कत करती है, तो उनमें एम्पिसिलिन दिया जाता था, एमोक्सिसिलिन के पहले एम्पिसिलिन देते थे, सिफेलोस्पोरिन देते थे, सिप्लॉक्स और ये सब पहले दिया जाता था, उसके अंदर ये बहुत चीजें। कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर यूटीआई, ऑब्स्ट्रक्शन और वेसिको-यूरेटरी रिफ्लेक्स के अंदर रिफ्लक्स मिल सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या मिलेगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, ठीक, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, पैलर, उसका जो वो है वो कम होना, जो ब्लड का कंटेंट है, हेडेक मिलेगा, इडिमा, सूजन मिलेगी, और हाइपरटेंशन यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं मिलेगी, जबकि आपको वहां पर मिल रही थी किसमें, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन थी। करेंगे क्या, इन्वेस्टिगेशन में रीनल बायोप्सी भेजेंगे, और ट्रीटमेंट किससे करेंगे, स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या फर्क है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसमें
But what exactly is your product? Well, usually the glomerulus is only that small molecules like sodium and water move from the blood into the kidney nephron, where it eventually makes its way into the urine. But with nephrotic syndromes, the glomeruli are damaged and they become more protein. So this organic plasma proteins come across from the blood to the nephron and then into the urine, which causes proteinuria, typically greater than 3.5 grams per day. The important protein in the blood is albumin. And so when it starts leaving the blood, people get hypoalbuminemia. Low albumin in the blood. With less protein in the blood, the aquatic pressure falls there, which lowers the overall aquatic pressure, which drives water out of the blood vessels and water taken out as a result of either losing albumin or losing some protein or proteins, and it becomes you get increased levels of lipids in the blood called hyperlipidemia. Just like proteins, these lipids can also get in the urine, causing lipiduria. And those are the hallmarks of nephrotic syndrome: proteinuria, hypoalbuminemia, edema, hyperlipidemia, and lipiduria. Right, so nephritis will get nephritis. Basically, the damage. Why does that happen? Well, ultimately, this damage is caused by immune complex growth and anti-cell. So when you're not to form, and as a result, autoantibodies directly target glomerular the major insulin target but the antiphospholipase ACE receptor is people expressing inflammatory symptoms because of an activated member. We know because in a large portion of cases, people with members is accumulated with autoantigens in bloodstreams. New publics go labs and form outside of people. They can turn to the bloodstream with mirrors and deposit-based membrane. Okay, also the antigens identified is one serum albumin, which is present in the plasma and is given to the barrier causing positive anemia. Whether they bind directly to the GDF or come from somewhere else, these three complexes are called sub-endothelial deposits because they're sandwiched beneath the epithelial cells and the GDF. These sub-endothelial deposits are non-activated complexes, which can cascade enzyme activation that ultimately produces the membrane cycle, which directly damages both podocytes as well as the sandwich cells. Cells that work to remove toxicity with the brain. The immune reaction also recruited inflammatory cells that release proteases and oxidants, which damage the membrane of the proteins that are proven in the urine, which causes enzyme to products. Over time, as a network of immune deposits, GDF matrix is a positive mediating power, which makes the GDF thinking about histology. If you take a closer look at electron microscopy, you see that this pattern of GDF matrix and sub-endothelial deposits creates a characteristic slightly film pattern. You also see a base visual flattening of the processes. Finally, on immunofluorescence, you'll see the tons of immune complex, which bears granular sort of sprinkle throughout GDF. Definitely, glomerular nephritis, most common PSX population drugs, anything primary or idiopathic, it's not quite clear why these complex form. And this comes with a vast majority of cases. The rest of the cases, though, are secondary. It's even arise from autoantibodies that are generated in response to other processes, like infection, disease, autoimmune conditions, or medications. If it is secondary to some other disease, then usually treatment starts by treating the underlying disease. If it's primary or idiopathic, then steroids are sometimes used, but they don't have many results. If it goes untreated or treatment not successful, then nephritis glomerular nephritis is progressive chronic renal failure. Alright, let's quick recap. Nephritis glomerular nephritis is where immune complexes deposit in GDF, which causes the thickening of that GDF in spiked film periods. That leads to nephrotic